नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग मैंगो, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रूट है, इसी में जो लगने वाली डिजीज़ हैं और उनके जो कंट्रोल मेज़र हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये लेक्चर देखने के बाद मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप सबको जो मैंगो से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं और उनके जो सिम्टम हैं और सिम्टम के साथ साथ उनके जो कंट्रोल मेजर हैं, वो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को ध्यान से देखते हुए और जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही धीरे धीरे समझते चलिए और नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। ठीक, आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैंगो में लगने वाली जो भी डिजीज़ हैं बिना किसी समस्या के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, मैंगो की डिजीज़ को पढ़ना और उसका कंट्रोल सीखना। जब हम मैंगो की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो सबसे फेमस और जो सबसे सीरियस डिजीज़ है, जो बहुत कॉमनली लगता है मैंगो की क्रॉप्स में, वो है पाउडरी मिल्ड्यू। ये डिजीज़ अधिकतर जो मैंगो के प्लांट्स होते हैं उसमें लगता है। इनके सिम्टम क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं, और किस वजह से लगता है। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है ओडियम मैंजीफेरी। क्या है इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो का, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ओडियम मैंजीफेरी। एक बात और बता दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एक ट्रिक है। कभी भी किसी भी डिजीज़ को अगर पढ़ना है सही से तो आपको क्या करना है, डिजीज़ का नाम प्रोनाउंसिएशन सही से करना है। जैसे केवल पाउडरी मिल्ड्यू आप कभी भी मत बोलिए। कभी भी अगर आप बोल रहे हैं पाउडरी मिल्ड्यू तो पाउडरी मिल्ड्यू केवल नहीं बोलिए, आप क्या बोलिए कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो। जब आप पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो बोलेंगे तो एक साथ ही दोनों कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू बहुत सी क्रॉप में लगता है। जैसे अभी आप मैंगो में पढ़ रहे हैं, फिर आप अगली क्लास में जब अगला लेक्चर आप पढ़ेंगे तो अगले लेक्चर जैसे पपीता है, इसमें भी पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। इसी तरीके से बहुत ढेर सारी ऐसी क्रॉप्स हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ लगती है। तो जब भी आपको इस डिजीज़ के बारे में, कभी भी किसी भी डिजीज़ के बारे में अगर पढ़ना हो तो उससे जो एसोसिएटेड क्रॉप है उसका नाम भी साथ में लीजिए। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, ओडियम मैंजीफेरी है। तो जब भी आप कहिए कि ओडियम मैंजीफेरी क्या है, तो ये है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो का कॉजल ऑर्गेनिज्म। समझ गए? इस तरीके से जब आप डिजीज़ और उससे एसोसिएटेड क्रॉप का एक साथ नाम लेते हैं तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कैंकर। कैंकर किस प्लांट की सबसे सीरियस डिजीज़ है? तो जिसने याद किया होगा सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, उसके दिमाग में जैसे वो कैंकर देखेगा वो उसके दिमाग में तुरंत आएगा यही कि सिट्रस कैंकर। जैसे पनामा बिल्ट ऑफ बनाना, पनामा बिल्ट ऑफ बनाना, अगर बार बार जितनी बार आपने पढ़ा है पनामा बिल्ट ऑफ बनाना, अगर आप पनामा बिल्ट का नाम ले रहे हैं और साथ में बनाना का भी नाम ले रहे हैं तो क्या होगा, आपको हमेशा कंफर्म रहेगा कि पनामा बिल्ट कहाँ लगता है, बनाना में लगता है। तो इस तरीके से जो क्रॉप है उसमें जो रिलेटेड डिजीज़ है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा बिना किसी समस्या के। बस आपको करना क्या है कि जब भी आप प्रोनाउंस कर रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको उससे एसोसिएटेड क्रॉप का नाम हमेशा साथ में लेना है। तो जब पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ जो मैंगो है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है ओडियम मैंजीफेरी। अब इसके जो सिम्टम होते हैं उसको देख लेते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ इस मैंगो की क्रॉप में पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ लगी है। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़, पाउडरी मिल्ड्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिजीज़ ऑफ मैंगो अफेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द वेराइटीज़। मैंगो की जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं लगभग सभी वेराइटी में ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ लग सकती है या लगती है। द करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द डिजीज़ इज़ द वाइट सुपरफिशियल पाउडरी फंगल ग्रोथ ऑन लीव्स। अब बात समझना क्या है, कभी भी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक टर्म हमेशा आता है, वो आता है सुपरफिशियल और पाउडरी फंगल ग्रोथ। सुपरफिशियल फंगल ग्रोथ ये हमेशा आएगा क्योंकि ये मेन सिम्टम होता है। देखो ये सुपरफिशियल पाउडरी ग्रोथ होता है, इसमें जो फंगस होता है वो एक ऐसे लगता है कि जैसे पत्ती पर, फ्लावर पर या यंग फ्रूट पर
या स्टॉक ऑफ पेनिकल्स पर। स्टॉक ऑफ पेनिकल का मतलब होता है जो बंच होता है, बंच समझ रहे हो, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, चाहे पत्ती का मतलब इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, ऊपर की जो कलिकाएं होती हैं जहाँ पर नई पत्तियाँ निकल रही होती हैं, चाहे नए फ्रूट निकलने के लिए कोई इन्फ्लोरेसेंस लगा हो या कोई बड निकल रही हो, तो वहाँ पर स्टॉक ऑफ जो पेनिकल होता है वहाँ पर चाहे वो फ्लावर हो चाहे वो लीफ हो, वहाँ पर एक ऐसा सिम्टम प्रोड्यूस होता है, लगता है जैसे किसी ने वहाँ पर पाउडर छिड़क रखा हो। उसी टाइप की ग्रोथ को ही बोलते हैं सुपरफिशियल ग्रोथ। ये कैसा है, इसी को बोलते हैं सुपरफिशियल ग्रोथ। तो अगर ऐसा सिम्टम आपको प्लांट में देखने को मिलेगा तो आप ये समझ लीजिए कि उस प्लांट में पाउडरी मिल्ड्यू लग चुका है। द अफेक्टेड फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप प्रीमेच्योरली। जब पाउडरी मिल्ड्यू किसी भी प्लांट में लग जाता है, जैसे मैंगो की प्लांट में जब लग जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू, तो अगर फ्रूट पर लगा तो क्या होगा, फ्रूट प्रीमेच्योरली ड्रॉप हो जाएगा, ज़मीन पर गिर जाएगा। यानी कि जब छोटा सा ही रहेगा फल, कच्चा फल ही प्रीमेच्योर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक, वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि फंगस की वजह से उसका जो पेनिकल है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, उसका जो टिप है वो कमज़ोर हो जाएगा और उसी वजह से वो टूट के गिर जाएगा। इसी वजह से जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। क्रॉप लोड कंसिडरेबली और माइट इवन प्रिवेंट द फ्रूट सेट। जब पाउडरी मिल्ड्यू ज़्यादा लग जाता है किसी प्लांट में तो उससे जो फ्रूट सेट वाली जो प्रॉब्लम होती है ये भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्रूट सेटिंग नहीं होगी, प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप होने लगेगा, और अगर प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप होता है तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। रेजिन और मिस्ट accompanied by cooler night during flowering are congenial for the disease spread। जब कभी भी इन्वायरमेंट में रात के समय पर पानी बरस रहा होता, जैसे ऐसा क्लाउडी वेदर हो, पानी बरस रहा हो, या मिस्ट वाला सिम्टम हो, मतलब जैसे इन्वायरमेंट में ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो और रात का टेम्परेचर, जो नाइट का टेम्परेचर है वो ठंडा हो, तो रात के समय पर अगर नाइट टेम्परेचर कूल होगा और इसके साथ साथ रेनी और मिस्ट टाइप का यानी कि हाई ह्यूमिडिटी होगी, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी अगर इन्वायरमेंट में, तो ये सबसे अच्छा कंडीशन होता है पाउडरी मिल्ड्यू के डेवलप होने का। अगर ऐसा कंडीशन है तो पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हो सकता है प्लांट्स में, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस डिजीज़। अब इसका जो पाउडरी मिल्ड्यू है इसका जो कंट्रोल मेजर है उसको जान लेते हैं। अल्टरनेट स्प्रे ऑफ वेटेबल सल्फर 0.2%, 2 ग्राम सल्फर पर लीटर। इसमें हम वेटेबल सल्फर 0.2% या कह सकते हैं 0.2% को 2 ग्राम सल्फेक्स पर लीटर, 2 ग्राम सल्फेक्स पर लीटर इसका स्प्रे कर सकते हैं, या ट्राइडोमॉर्फ 0.1% या 1 ml कैलेक्सिन पर लीटर एंड बावेस्टीन एट द रेट ऑफ 0.1% एट 15 पर डे इंटरवल आर रिकमेंडेड। चाहे वो वेटेबल सल्फर हो 0.2% का, चाहे ट्राइडोमॉर्फ हो 0.1% का, चाहे बावेस्टीन हो 0.1% का, इन्हीं तीनों में से किसी एक दवा को लेकर 15 डे के इंटरवल पर आप अफेक्टेड प्लांट पर स्प्रे करते रहिए, जिससे इसका कंट्रोल हो जाएगा। द फर्स्ट स्प्रे इज टू बी गिवन एट पेनिकल इमरजेंस स्टेज। जब पेनिकल इमरजेंस स्टेज का मतलब होता है जब नई पत्तियां निकलने की शुरुआत हो रही हो या नया इन्फ्लोरेसेंस निकलने की शुरुआत हो रही हो, उसी समय हम डाल देते हैं, क्योंकि जब नई पत्तियां निकलने की स्टार्टिंग होती है तो उसी समय जो टिश्यू होते हैं, पत्तियों के डेवलप होने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं किसी भी डिजीज़ के प्रति, क्योंकि वो बहुत कोमल होते हैं, तो उसमें डिजीज़ जल्दी लग जाती है। इस वजह से हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट में कंडीशन ऐसी हो कि हाई ह्यूमिडिटी भी है, टेम्परेचर भी बहुत रात को कम हो जाता है, पानी वानी भी बरस रहा है, तो इस कंडीशन में हमको इसका पहले ही छिड़काव कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब अगली जो बीमारी है वो है एंथ्रेक्नोज। ये भी एक बड़ी सीरियस बीमारी होती है जो मैंगो की क्रॉप में देखने को मिलता है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरोइडिस। क्या है? कोलेटोट्राइकम
गुलेस प्रोइडिस, इसका जो एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसी की वजह से होता है एंथ्रेक्नोज, वो भी मैंगो का। इट इज ऑफ वाइड स्प्रेड अकरेंस इन द फील्ड एंड इन स्टोरेज। ये ज़्यादातर जो बीमारी होती है एंथ्रेक्नोज वाली, ये फील्ड में भी होती है और स्टोरेज के समय पर भी होती है। स्टोरेज के समय का मतलब जब हम फ्रूट को हार्वेस्ट कर लेते हैं, फ्रूट को हार्वेस्ट कर कर जब हम रखते हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए लेके जाते हैं, तो स्टोरेज के समय पर भी ये एंथ्रेक्नोज वाली बीमारी लग सकती है और ये फील्ड में भी लग सकती है। प्लांट में जब ये रहेगा फील्ड में भी ये बीमारी लग सकती है। द डिजीज कॉजेज सीरियस लॉसेस ऑफ यंग शूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट अंडर फेवरेबल इकोनॉमिक क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर इसको फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगा इस डिजीज़ को, तो ये यंग शूट्स यानी कि जो नए नए शूट निकल रही हैं, जो नई ब्रांचेस निकल रही है, जो फ्लावर्स निकल रहे हैं और जो फ्रूट निकल रहे हैं, इनको डिस्टर्ब करेगा, इनको अफेक्ट करेगा अगर इनको फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगा। अब वो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन कौन कौन से मिलेगा? अगर हाई ह्यूमिडिटी हो, फ्रीक्वेंट रेन हो रहा हो, फ्रीक्वेंटली पानी बरस रहा हो और टेम्परेचर जो है वो 24 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, तो ये फेवरेबल कंडीशन होता है इस एंथ्रेक्नोज डिजीज़ के फैलने का। यही फेवरेबल कंडीशन पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी था, यही फेवरेबल कंडीशन एंथ्रेक्नोज के लिए भी था है। द डिजीजेस प्रोड्यूस लीफ स्पॉट, ब्लॉसम ब्लाइट, वेदर्ड टिप, ट्विंग ब्लाइट एंड फ्रूट रॉट सिम्टम। जब ये डिजीज़ एंथ्रेक्नोज वाली डिजीज़ लगती है तो ये जगह जगह पर इसी टाइप के स्पॉट दिखाता है, जैसे लीफ स्पॉट, पत्तियों पर इस तरीके का स्पॉट ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं। ब्लॉसम ब्लाइट जैसा स्पॉट बनता है, ये ब्लॉसम ब्लाइट जैसा स्पॉट बन रहा है, ठीक, ब्लैक ब्लैक ब्लॉसम ब्लाइट का स्पॉट बनेगा। इस तरीके से पत्तियों पर भी बन सकता है और फ्रूट पर भी बन सकता है। अब वेदर टिप टाइप का भी बनता है, जैसे वेदर टिप, ये देख रहे हो ये पत्ती है, पत्ती की जो आगे वाला भाग है वो वेदर्ड हो जाता है, मुरझा जाता है। ट्विंग ब्लाइट्स, इसकी जो ट्विंग्स होती हैं यानी कि जो नई ब्रांचेस निकल रही होती हैं, इसके जो नई इन्फ्लोरोसेंस निकलने वाले होते हैं ट्विंग्स वाले, इनकी ट्विंग्स में भी ब्लाइट लग जाता है। मतलब ऐसे लगता है कि ये ब्लाइट वाला सिम्टम हो जाता है इनकी ट्विंग्स पे भी। और इसी के साथ साथ फ्रूट रॉटिंग भी हो जाती है। फ्रूट रॉटिंग, रॉटिंग मतलब सड़ना होता है, सिंपल भाषा में कहते हैं, तो ये फ्रूट रॉटिंग वाले सिम्टम होते हैं। इसी टाइप के सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, तो हम जान सकते हैं कि यहाँ इस प्लांट में या इस फ्रूट में एंथ्रेक्नोज डिजीज लगी है। टेंडर शूट एंड foliage आर इजीली अफेक्टेड विथ अल्टीमेटली कॉजेज डाईबैक ऑफ यंग ब्रांचेज। इसके जो टेंडर शूट होते हैं, टेंडर शूट मतलब जो शूट सबसे बड़े वाले होते हैं, टेंड्रिल शूट मतलब जो सबसे बड़े वाले शूट होते हैं यानी कि जो सेंटर में होते हैं वो टेंडर शूट। इसके साथ साथ इसका जो फोलिएज पार्ट होता है, फोलिएज पार्ट मतलब वेजिटेटिव पार्ट, जहाँ पर फ्लावर, फ्रूट और ये सब इन्फ्लोरेसेंस जहाँ ये सब निकलते हैं, ये बहुत आसानी से अफेक्टेड हो जाते हैं। व्हिच अल्टीमेटली कॉजेज डाईबैक, जिसकी वजह से डाईबैक अपीयरेंस आता है। जो यंग ब्रांचेज होती हैं, तो ये यंग ब्रांचेस क्या होती हैं, सूख जाती हैं। इनके जो नए नए ब्रांचेस निकल रही होती हैं, टेंड्रिल्स, इन्हीं पर अफेक्ट करेगा और इनके इन्फ्लोरेसेंस को, चाहे वो कोई नई बड निकल रही हो, चाहे नया फ्रूट निकल रहा हो, चाहे फ्लावरिंग वाली कंडीशन हो, तभी अफेक्ट करेगा और तभी से डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। पत्तियों पे इस टाइप का सिम्टम मिलता है। जब इन्फ्लोरेसेंस होगा तो इसका इन्फ्लोरेसेंस पर भी इसी टाइप का सिम्टम, डाईबैक वाला सिम्टम मिलेगा और ये रॉटिंग होने लगेगा, ब्लॉसम इन टाइप का अपीयरेंस फ्रूट में होने लगेगा। तो ये सब सिम्टम होते हैं एंथ्रेक्नोज के। अब इसकी जो पुरानी ट्विंग्स हैं यानी कि जो पुरानी ब्रांचेज हैं, दे आल्सो बी अफेक्टेड थ्रू वाउंड्स व्हिच इज सीवियर कॉजेज मे बी फेटल। ठीक, ये ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। ब्लैक स्पॉट डेवलप ऑन पेनिकल्स, इसका जो पेनिकल्स होता है वहाँ पर भी इसके ब्लैक स्पॉट डेवलप हो जाते हैं। अब पेनिकल एक इन्फ्लोरेसेंस का टाइप होता है, तो यहाँ पर देखो ये ब्लैक स्पॉट, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट बन रहे, इसी स्पॉट की बात कर रहा है। ब्लैक स्पॉट डेवलप ऑन पेनिकल, सीवियर इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस रिजल्टिंग इन फेलियर ऑफ फ्रूट सेटिंग। जब इसका सीवियर इन्फेक्शन होता है
तो इस कंडीशन में इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है फ्रूट का वो फुल्ली डिस्ट्रॉय हो जाता है, फुल्ली डेड हो जाता है। यंग इन्फेक्टेड फ्रूट डेवलप ब्लैक स्पॉट, जब कोई नया फ्रूट जो होता है वो अफेक्ट होता है तो इस टाइप का ब्लैक स्पॉट उसमें पहले देखने को मिलता है। फिर श्रिवल एंड ड्रॉप ऑफ, उसके बाद फिर वो सिवरिलिंग होके गिर जाता है वो फ्रूट, जिस फ्रूट पर एंथ्रेक्नोज लगता है। फ्रूट इन्फेक्टेड एट मैच्योर स्टेज कैरी द फंक्शन इनटू स्टोरेज एंड कॉजेज कंसिडरेबल लॉस। अगर कोई फ्रूट इन्फेक्टेड हो रहा है अपने मैच्योरिटी वाले स्टेज में, जैसे पकने वाला स्टेज है, उस समय अगर इसमें इन्फेक्शन लगा है तो हम इसको जब हार्वेस्ट करेंगे तो ये हार्वेस्टिंग के साथ साथ स्टोरेज में भी चला जाएगा। फिर जब हम स्टोर करेंगे तो वहाँ से ये डिजीज़ एक फल से दूसरे फल में भी ईजिली ट्रांसमिट हो जाएगी और दूसरे फल में भी एंथ्रेक्नोज लग जाएगा, दूसरे फल को भी ये डैमेज करने लगेगा। लॉसेस ड्यूरिंग स्टोरेज, ट्रांसमिट एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग के समय पर ये ट्रांसमिट ये आसानी से हो जाता है। जब हम एक ही रैक में इसको रखेंगे, साथ में एक ही कंटेनर में रखेंगे तो एक दूसरे से सटे रहेंगे, तो जो फंगस है वो धीरे धीरे एक से दूसरे में पहुंच जाएगा और वहाँ भी ये सिम्टम प्रोड्यूस कर देगा। ठीक, तो ये दो डिजीज़ थी। अब देखो इसका जो कंट्रोल मेजर है एंथ्रेक्नोज का, द डिजीज्ड ट्विंग्स, इसकी जो डिजीज ट्विंग्स होती हैं शुड बी प्रून्ड एंड बर्ड अलॉन्ग विथ फॉलन लीफ, जो अफेक्टेड लीफ हैं जो ज़मीन पर गिर गई हैं इनको कलेक्ट करो और जो डिजीज ट्विंग्स हैं इनको काट लो। डिजीज ट्विंग्स मतलब जो छोटी छोटी ब्रांचेज जो निकलती हैं, ट्विंग्स का मतलब यार ऐसे होता है ये ब्रांच से छोटा होता है, जब छोटी छोटी जहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस लगता है उसी को ट्विंग्स बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के पीछे जो थोड़ी सी एक जो स्टेम होता है उसी के पार्ट को मिलाकर हम बोलते हैं ट्विंग्स। इनको प्रून करो और प्रून करके पत्तियों के साथ इनको जला दो। अगर ये जल जाएगा, अगर मिट्टी में डालोगे तो इसके जो फंगस हैं वो मिट्टी में भी पड़े रहेंगे। इसी वजह से यू हैव टू बर्न द अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट इमीडिएटली एज फॉर एज पॉसिबल। अब स्प्रेइंग ट्वाइस विथ कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम का 2 बार छिड़काव करो 15 दिन के अंतराल पर, बाविस्टिन 0.1% का। और ड्यूरिंग फ्लावरिंग कंट्रोल ब्लॉसम स्प्रे, फ्लावरिंग के समय पर कार्बेंडाजिम का स्प्रे करो 15 दिन के अंतराल पर। स्प्रेइंग ऑफ कॉपर फंगिसाइड 0.1% इज रिकमेंडेड, कॉपर फंगिसाइड 0.1% ये भी आपके फोलियर इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज ऑफ मैंगो कॉज्ड बाय एंथ्रेक्नोज कुड बी कंट्रोल बाय डिप ट्रीटमेंट ऑफ फ्रूट इन कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम में जैसे मान लो हमने एक फ्रूट ले लिया, अब फ्रूट में हार्वेस्टिंग के बाद इन्फेक्शन ना हो जाए, जैसे मान लो हमने रखा ढेर सारे मैंगो के फ्रूट एक ही कंटेनर में रख दिया, अब हमने ध्यान नहीं दिया किसी एक में लगा रहा हुआ, तो हमको क्या करना है कार्बेंडाजिम में डिप करके रखना है, क्योंकि इससे ट्रांसमिट नहीं होगा आसानी से। मान लो एक में लगा है एंथ्रेक्नोज तो दूसरे में आसानी से ट्रांसमिट नहीं होगा। तो 0.1% का अगर घोल है कार्बेंडाजिम का उसी में हम डिप कर देते हैं। और कब? हॉट वाटर में, गरम पानी में कार्बेंडाजिम डाल के 52 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 520 नहीं लिखा है, ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है। 52 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट टेम्परेचर हो पानी का, और उसमें 15 मिनट तक इसको डिप करके रखेंगे मैंगो को। उसके बाद उसको निकाल के फिर हम कंटेनर में रख के एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। अब जो अगली डिजीज़ है मैंगो में लगने वाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, वो है डाईबैक डिजीज़। अब डाईबैक डिजीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है और इसके सिम्टम क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। इसका जो डाईबैक डिजीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है लासियोडिप्लोडिया। क्या है? लासियोडिप्लोडिया थियोब्रोमोई। लासियोडिप्लोडिया थियोब्रोमोई इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डाईबैक ऑफ मैंगो डिजीज़। अब इसका सिम्टम क्या होता है? डाईबैक इज वन ऑफ द सीरियस डिजीज ऑफ मैंगो। ये हमको सबको पता है कि बहुत सीरियस डिजीज है। द डिजीज ऑन द ट्री मे बी नोटिस एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। ज़्यादा किसी भी समय में हमको ये मिल सकता है पूरे साल में, लेकिन जो ज़्यादातर मिलने का समय होता है कि ये डिजीज़ डाईबैक वाली कब ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये मिलती है अक्टूबर से नवंबर के मंथ में। अक्टूबर नवंबर का बीच का वाला जो ये महीना होता है, अक्टूबर नवंबर का समय होता है, इस समय में जो डाईबैक वाला सिम्टम होता है
ये प्लांट में देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक, वैसे मिलने को तो पूरे साल कभी भी मिल सकता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मिलने की ये सिम्टम, वो है अक्टूबर से नवंबर में। द डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय ड्राइंग ऑफ ट्विंग्स एंड ब्रांचेस। जब ये डिजीज स्टार्ट होता है लगना किसी भी मैंगो के प्लांट्स में, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसकी जो ट्विंग्स होती हैं वो ड्राई होनी शुरू हो जाती हैं। ये होता है ट्विंग्स। ठीक, अपर मोस्ट पार्ट होता है ये किसी भी स्टेम का। ये जो इसके ट्विंग्स होती हैं ये ड्राई करना स्टार्ट हो जाती हैं। कहाँ से? ऊपर से, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, जड़ की तरफ ये क्या होता है, सूखना स्टार्ट हो जाता है। एंड ब्रांचेस फॉलोड बाय कंप्लीट डिफोलिएशन, और धीरे धीरे क्या होता है, कंप्लीट डिफोलिएशन होने लगता है। व्हिच गिव द ट्रीज एज अपीयरेंस ऑफ स्कॉर्चिंग बाय फायर। देखने में ऐसा लगता है कि जब ये सिम्टम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इस प्लांट को किसी ने आग में झोंक दिया था। जैसे आग, जैसे कोई पौधा हो, आम का पेड़ हो, उसके नीचे आप कस के आग जला दीजिए। ऐसे आग जलाइए कि जो आग की लपट है वो हरी पत्तियां जो हैं आम की वहां तक चली जाए। तो क्या होता है कि आने वाले 10-15 दिन में आप देखेंगे कि वो जो पत्तियां हैं जिन पे लपट गई थी आग वाली, वो पत्तियां सूख जाती हैं। तो उसी टाइप का सिम्टम जब डाई बैक होता है तो देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इसको देखने में कैसे मिलेगा, बिल्कुल जो ऊपर वाला ब्रांच का जो ऊपर पोर्शन होता है, टर्मिनल पोर्शन, उस टर्मिनल पोर्शन से लेके फिर नीचे की तरफ, जड़ की तरफ आता है, इसीलिए इसको डाई बैक कहते हैं। यानी कि मरना स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, पीछे से मरना, यानी कि सबसे ऊपर पार्ट से लेके फिर लास्ट में जड़ आके सूखेगी। सबसे पहले अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट ड्राई होगा, फिर लास्ट में जड़ ड्राई होगी। तो देखने में ऐसा लगता है जैसे स्कॉर्चिंग हो गया है। इनिशियली इट इज एविडेंट बाय डिस्कलरेशन एंड डार्कनिंग ऑफ द बार्क। इसमें क्या होता है कि जब इनिशियली ये स्टार्ट होगा तो जो बार्क होता है, यानी कि जो छाल होती है प्लांट की, उसमें डार्कनिंग होने लगेगी, डिस्कलरेशन होने लगेगा। धीरे धीरे जो हरा कलर है वो हरे कलर से धीरे धीरे ब्राउन कलर का होने लगेगा। वो धीरे धीरे किस कलर का हो, ब्राउन या ब्लैक ऐसा लगने का, सूखने वाला कलर होने लगा कि हाँ ये सूख रहा है, लगेगा जैसे कि ये प्लांट सूखा जा रहा है, तो वो डिस्कलरेशन होने लगेगा। द बार्क एरिया एडवांस एंड एक्सटेंड आउटवर्ड अलोंग द वेन्स ऑफ लीव्स। धीरे धीरे ये एक्सटेंड होगा। ये जो सिम्टम हो रहा है, जो स्टार्ट हुआ था डिस्कलरेशन और डिफोलिएशन से, ये धीरे धीरे एक्सटेंड होगा, बढ़ने लगेगा, पत्तियों तक पहुंचेगा, वेन्स और लीफ पर पहुंचेगा। द अफेक्टेड लीफ टर्न ब्राउन एंड इट्स मार्जिन्स रोल अपवर्ड। जो पत्तियों के मार्जिन होता है, जो किनारे की पत्तियां होती हैं, ये ऐसे मुड़ने लगेंगी, पत्तियों के किनारे मुड़ के ऐसे गोल गोल होने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे साफ साफ लगेगा जैसे किसी ने इसके नीचे आग जला दिया हो, और इसी वजह से ये पत्तियां सब सूखी जा रही हैं। द अफेक्टेड लीफ टर्न ब्राउन एट इट मार्जिन रोल अपवर्ड्स। एट दिस स्टेज द ट्विंग एंड ब्रांचेस डाई। इस जब ये स्टेज आ जाती है कि पत्तियां मुड़ने लगती हैं, तो जो ट्विंग्स होती हैं और जो ब्रांच होती है ये धीरे धीरे क्या होती है, डाई होने लगती है, मरने लगते हैं। श्रिवल द लीफ फॉल्स। और जो सूखे वाली पत्तियां होती हैं जो अपवर्ड को तरफ रोल हो गई थी, ये पत्तियां भी धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगती हैं। दिस मे बी accompanied by exudation of yellowish brown gum। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि एक येलोइश ब्राउन कलर का गम भी देखने को मिलता है। जब डाई बैक लगेगा तो इन पत्तियों में एक येलोइश ब्राउन कलर का एक गम निकलेगा, गोंद टाइप का निकलता रहता है, सिक्रेशन होने लगता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें डाई बैक लग गया है। सबसे मेन सिम्टम जो डाई बैक का होता है वो ये होता है कि प्लांट के जो ब्रांच होती है उसके अपर मोस्ट पार्ट पर लगेगा और धीरे धीरे वो सूखते सूखते जड़ की तरफ बढ़ता रहेगा। और सबसे अंत में जब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, एट द टाइम ऑफ सीवियर इन्फेक्शन इन द डाई बैक डिजीज इन मैंगो द प्लांट्स डाई। अंत में डाई हो जाता है, बिल्कुल जड़ तक सूख के फिर ये प्लांट मर जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। अब इसका जो कंट्रोल है वो कैसे करेंगे? प्रूनिंग ऑफ द डिजीज ट्विंग्स 2-3 इंचेस बिलो द अफेक्टेड पोर्शन। जो अफेक्टेड पोर्शन है उसके नीचे 2 से 3 इंच नीचे प्रून कर दो, यानी कि काट के वहाँ से निकाल दो और स्प्रे कर दो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का इन्फेक्टेड ट्री पर, इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। द कट एंड ऑफ द प्रून ट्विंग्स आर पेस्टेड विथ
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3%। अब 0.3% का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है, ये जहाँ पर आपने जो प्रूनिंग करी है वहाँ पर भी इसका छिड़काव कर दीजिए, ठीक, वहाँ पर भी आप पेस्ट कर दीजिए इसको, और पूरे प्लांट पर भी इसका स्प्रे कर दीजिए, जिससे ये जो डाईबैक वाला सिम्टम होता है ये रुक जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जैसे डाईबैक वाला सिम्टम दिखे तुरंत ही 2-3 इंच नीचे से प्लांट को काट के वहाँ से प्रून करके निकाल दो, नहीं तो ये धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाएगा और इन्फेक्शन इतना भयानक हो जाएगा कि आप पौधे को बचा नहीं पाएंगे, पूरा पौधा अल्टीमेटली सूख जाएगा। फिर जो अगली डिजीज़ है मैंगो में लगने वाली वो है फोमा ब्लाइट। फोमा ब्लाइट डिजीज़ का जो सिम्टम होता है वो कैसा होता है और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा होता है, अब ये जान लेते हैं। तो जो फोमा ब्लाइट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है फ्लोमा ग्लोमेराटा। फोमा ग्लोमेराटा is the causal organism of the फोमा blight of mango. The symptom of the disease are observed only on old leaves. इसको जो ये सिम्टम है फोमा ब्लाइट वाला, ये ज़्यादातर ओल्ड लीफ पर देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में एक लिसन बनने लगता है जो इरेगुलर एंगुलर शेप का होता है और बहुत माइन्यूट कलर का होता है। फिर धीरे धीरे ये येलो से ब्राउन कलर का होने लगता है। बात समझो, सबसे स्टार्टिंग में जैसे फोमा ब्लाइट लगेगा तो जो ओल्डर लीफ है वहाँ पर एक सिम्टम देखने को मिलेगा, लिसन वाला सिम्टम मिलेगा। लिसन वाला सिम्टम मतलब यहाँ की जो पत्तियों का एक छोटा सा पोर्शन होगा, ऐसे देखो जो ये छोटा छोटा दिख रहा है, ऐसे जो ब्लैक कलर का आपको स्पॉट दिख रहे हैं, ये होता है लिसन। एंगुलर शेप का एक लिसन बनेगा, ठीक, छोटे छोटे धब्बे बनेंगे, वहाँ की जो सेल होती हैं वो डेड हो जाती हैं, तो ऐसे लिसन बनने लगेगा एक एंगुलर माइन्यूट सा। ये इरेगुलर शेप का होता है। देखो ध्यान से देखो, ये कोई शेप है इसका, स्क्वायर या सर्किल कोई शेप है? इरेगुलर शेप का कोई शेप नहीं है, बिल्कुल इरेगुलर शेप का है। स्टार्टिंग में ये येलो कलर का होगा। ध्यान से देखो, ये जो है येलो कलर का दिख रहा है, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर देखो येलो कलर का है। अब बाद में यही जो येलो कलर है, यही येलो कलर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा लाइट ब्राउन कलर में, और अंत में ये स्कैटर्ड ओवर लीफ लैमिला। फिर ये लीफ लैमिला जो होता है, लैमिला मतलब ये जो पल्लो होते हैं, इधर वाला एक लैमिला, एक इधर वाला लैमिला, इसी को बोलते हैं लैमिना। यहाँ पर स्कैटर्ड हो जाते हैं, धीरे धीरे फैलने लगते हैं, ठीक। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होगा, पत्तियाँ हल्की सी पीली पड़ेंगी, लिसन टाइप का अपीयरेंस आएगा, उसके बाद धीरे धीरे ये लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर जो पत्तियाँ हल्का हल्का पीला पीला दिख रहा है, ये धीरे धीरे जो पीला है यही लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। अब देयर कलर चेंज फ्रॉम ब्राउन टू सिनेमोन। सिनेमोन मतलब काली मिर्च जैसा, हल्का काला काला, देखो ये काली मिर्च जैसा कलर हो गया है। तो पहले क्या होगा, येलो रहता है कलर स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर किस कलर का हो जाता है, येलो से लाइट ब्राउन कलर का हो जाता है, और ब्राउन कलर के बाद सिनेमोन कलर का हो जाता है, यानी कि काला काला पड़ जाता है। एंड दे बिकम ऑलमोस्ट इरेगुलर। फिर ये धीरे धीरे इरेगुलर हो जाते हैं और ये पत्तियों पर बहुत ढेर सारे बड़े बड़े धब्बे लेसन बनने लगते हैं। इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन सच स्पॉट कोलेज फॉर्मिंग पैचेस रिजल्टिंग इन कंप्लीट वेदरिंग एंड डिफोलिएशन ऑफ इन्फेक्टेड लीव्स। जब ये सीवियर इन्फेक्शन का समय आ जाता है, फोमा ब्लाइट को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया और सीवियर इन्फेक्शन का ऐसा स्टेज आ गया कि हाँ बिल्कुल अब सीवियर इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें क्या होता है कि ये जो ढेर सारे लेसन बने हैं ये धीरे धीरे आपस में ये कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब एक साथ मिल जाते हैं। देखो जैसे एक यहाँ बना है, अब ये फैलता रहेगा, ये बगल वाला जो बना है ये भी फैलता रहेगा, अब ये दोनों फैलते फैलते फिर बड़ा सा स्पॉट बन जाएगा। इसी तरीके से छोटे छोटे स्पॉट हैं, बाद में खूब बड़े बड़े स्पॉट बन जाते हैं, और जब ये बड़ा बड़ा स्पॉट बन जाएगा तो इसकी वजह से वेदरिंग होने लगेगी, और वेदरिंग से डिफोलिएशन होगा, और डिफोलिएशन हो जाने की वजह से पत्तियाँ टूट के गिर जाती हैं। और जब पत्तियों में ऐसा सिम्टम हो जाता है तो पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस भी सही से नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। अब इसका जो कंट्रोल मेज़र है वो देख लेते हैं कि कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। द डिजीज़ इज़ कंट्रोल बाय स्प्रेइंग बिनोमेल। बिनोमेल एक दवा आती है, 0.2% का घोल बनाकर इसको स्प्रे करते हैं जस्ट आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द डिजीज, फॉलोड बाई 0.3% मिल्टॉक्स, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस जीनेब। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और जीनेब को 20 दिन के इंटरवल पर इसका स्प्रे करेंगे, और उसके कुछ दिन बाद फिर हम
बिनोल को 0.2% का स्प्रे बनाकर छिड़काव करेंगे। तो यही सिम्टम, यही प्रैक्टिस हम करके इस जो फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ मैंगो है इससे हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। फिर अगला जो इम्पॉर्टेंट डिजीज है मैंगो में लगने वाली वो है बैक्टीरियल कैंकर ऑफ मैंगो। अब ये बैक्टीरियल कैंकर ऑफ मैंगो जो है इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो देख लेते हैं। तो जो बैक्टीरियल कैंकर ऑफ मैंगो है इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है जेंथोमोनास कंपेस्टिस। क्या है? जेंथोमोनास कंपेस्टिस इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल कैंकर ऑफ मैंगो। इसमें क्या होता है, कैंकर इज ए सीरियस डिजीज इन इंडिया। ये जो कैंकर वाली डिजीज है ये काफ़ी सीरियस डिजीज है इंडिया में। ये कैंकर आपको मैंगो में देखने को मिलेगा, सिट्रस में मिलेगा और काफ़ी ढेर सारे फ्रूट क्रॉप्स हैं जिसमें ये कैंकर डिजीज देखने को मिलती है। द डिजीज कॉजेस फ्रूट ड्रॉप 10 to 70%। इसकी वजह से जो 10 से 70% तक फ्रूट ड्रॉप हो सकता है। आपके 70 से 85% तक यील्ड में लॉस हो सकता है और स्टोरेज के समय पर 5 से 20% तक रॉटिंग भी हो सकती है, यानी कि काले काले धब्बे पड़ जाएंगे और सड़ जाएगा। रॉटिंग मतलब सड़ना, सड़ सकता है आपका फ्रूट। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्रूट ड्रॉप के वजह से कितना लॉस कर सकता है, यील्ड लॉस कितना करता है और स्टोरेज की वजह से कितना लॉस कर सकता है ये बैक्टीरियल कैंकर ऑफ मैंगो का। इसीलिए ये बहुत सीरियस डिजीज माना जाता है, चाहे वो मैंगो हो और चाहे सिट्रस हो। मेनी कॉमर्शियल कल्टीवेटर ऑफ मैंगो इंक्लूडिंग लंगड़ा। ढेर सारे जो कॉमर्शियल कल्टीवेटर हैं मैंगो के इससे ससेप्टिबल हैं, यानी कि इसमें आसानी से वो बीमारी लग जाती है। जैसे लंगड़ा में भी लग जाएगा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, तोतापरी, ये सब ससेप्टिबल होते हैं इस डिजीज़ के प्रति, यानी कि ये डिजीज़ इसमें आसानी से लग जाती है। अब देखो, द डिजीज इज फाउंड ऑन लीव्स, पेटियोल्स, ट्विंग, ब्रांचेज एंड फ्रूट्स। ये जो डिजीज़ होती है इनके सिम्टम पत्तियों पर मिलते हैं, पेटियोल्स पर मिलते हैं, ट्विंग्स पर मिलते हैं, ब्रांचेस पर मिलते हैं। ट्विंग्स मतलब वही स्टार्टिंग वाला जो ब्रांच का पार्ट होता है वहाँ पर, और जो पुराने ब्रांचेस होती हैं, फ्रूट होती हैं, इन सब जगह पर ये डिजीज़ का सिम्टम देखने को मिलता है। द डिजीज फर्स्ट अपीयर एज माइन्यूट वाटर सॉक्ड इरेगुलर रिलेशन ऑन एनी पार्ट ऑफ लीफ एंड लीफ लेमिला। स्टार्टिंग में जब ये डिजीज स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ये पत्तियों पर और पत्तियों की लेमिला पर। लीफ लेमिला क्या होता है, जैसे मान लो ये देखो आपका ये बना दिया हमने, जल्दी से लीफ बन गया। ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, इसी को बोलते हैं लीफ लेमिला। अल्टीमेटली इन सिंपल लैंग्वेज, इन जर्नल वे वी कैन से दैट लीफ। तो क्या होता है कि जब स्टार्टिंग का समय होता है इस बैक्टीरियल कैंकर ऑफ मैंगो का, तो सबसे पहले इसकी जो लीफ होती है वहाँ पर एक इरेगुलर टाइप का लेसन बनना स्टार्ट होगा और वो लेसन ऐसा लगेगा जैसे कि पानी सोख रखा हो, यानी कि हल्का सा दबाने पर आसानी से दब जाएगा। देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि पानी सोख लिया हो, स्पंजी टाइप का हो जाता है, जैसे लगता है कि किसी ने ये पानी सोख लिया है, अंदर इसके थोड़ा थोड़ा पानी लगेगा, ठीक। और वो पानी नहीं होता है, वो गम होता है, वो जो इन्फेक्शन हुआ उसी की वजह से वहाँ पर एक ऐसा सिम्टम बन जाता है। सेवरल लेसन कोलेज टू फॉर्म इरेगुलर नेक्रोटिक कैंकरस पैचेज। जब ये कोलेजन ढेर सारा हो जाता है तो एक ऐसे टाइप का कैंकरस एक पैचेज बना लेते हैं। देखो, एक कैंकरस एक पैचेज बना लिया है, ठीक। जब ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाता है तो ऐसे कैंकरस पैचेज बना लेता है। और जो वाटर सॉकिंग वाला जो सिम्टम दिख रहा था, तो ये देखो जो बह गया है वाटर सॉकिंग, ये ऐसे गम निकल के इससे बह जाता है इसी तरीके से, और फिर ये निकाल के कैंकरस पैचेस बन जाता है। जस्ट सीवियर सेवरल लेसन, जो कुछ लेसन जो ऐसे होते हैं, देखो यहाँ पर भी ऐसे थोड़ा सा बह गया लग रहा है, जो वाटर सॉकिंग वाली कंडीशन थी, पानी ऐसा लग रहा था थोड़ा सा पानी इधर बह गया है और इधर, इसको हम बोलते हैं गाँव में, इसको बोलते हैं चौपी, कि चेपी लग गई है, उसी टाइप का ये होता है, वो निकल जाता है। अब बात समझो क्या होता है। इन सीवियर इन्फेक्शन द लीफ टर्न येलो। जब सीवियर इन्फेक्शन होगा तो इसकी जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो धीरे धीरे पीली पड़ जाएंगी और फिर अल्टीमेटली फॉल डाउन हो जाएंगी। कैंकरस लेसन आल्सो अपीयर ऑन पेटियोल्स। ये जो सिम्टम होते हैं ये पेटियोल्स पर, ट्विंग्स पर और यंगर फ्रूट पर ऐसे देखने को मिलते हैं, ये कैंकरस लेसन। द
वाटर सॉक्ड लिसन आल्सो डेवलप ऑन फ्रूट व्हिच लेटर टर्न डार्क ब्राउन टू ब्लैक। डार्क ब्राउन कलर का ऐसे होगा, देखो ध्यान से, ये डार्क ब्राउन कलर का है, उसके बाद फिर ये देखो ब्लैक कलर का हो गया, जब ब्राउन से धीरे धीरे फिर ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, और अंतिम में ये क्या होता है, बस्ट ओपन हो जाता है। इसका जो ये कैंकर है, ये जो कैंकरस पैच बना है, ये अंत में क्या होगा कि ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब ये फूट जाएगा, और फूट जाने के बाद इसमें से जो ऊज होते हैं, जो इसके बैक्टीरियल सेल होते हैं, इसके अंदर जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, ये फैल जाते हैं। हाईली कॉन्टेजिनियस गमी ऊज जो होते हैं, इसके ऐसे लगता है जैसे गम है, गमी ऊज, ये एक पौधे से, एक फ्रूट से उड़कर दूसरे फ्रूट पर जाते हैं, और चूंकि गमी टाइप के होते हैं, मतलब ये हल्के चिपचिपे जैसे होते हैं, तो ये दूसरे प्लांट पर जाएंगे और वहाँ चिपक जाते हैं, और चिपक जाएंगे तो फिर वहाँ भी धीरे धीरे ये इन्फेक्शन करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पर भी जाएंगे तो सबसे पहले वाटर सोक टाइप का अपीयरेंस बनाएंगे, एक लिसन बनाएंगे, फिर वो लिसन धीरे धीरे ब्राउन कलर का हो जाएगा, फिर ब्राउन से वो ब्लैक हो जाएगा, फिर वो फट जाएगा, फिर दूसरी जगह फैल जाएगा। तो इस टाइप का वो बैक्टीरियल कैंकर होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो और रिसर्च करके आप लोगों के लिए लाता रहूँ। बस आपको थोड़ा सा मोटिवेशन हमको चाहिए। बैक्टीरियल कैंकर का जो कंट्रोल मेजर है वो कैसा है, 3 स्प्रे ऑफ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.01% और एग्रीमाइसिन 100 0.01% आफ्टर फर्स्ट विजुअल सिम्टम at 10-day interval and monthly spray of carbendazim bavustin 0.1% और copper oxychloride 0.3% are effective in controlling the disease। जब ये डिजीज हमको देखने को मिले, जैसे ही इसका फर्स्ट विजुअल सिम्टम देखने को मिले, तो हमको 10-10 दिन के अंतराल पर, चाहे वो एग्रीमाइसिन, चाहे वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, चाहे कार्बेंडाजिम, चाहे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इनमें से कोई भी एक दवा जितना परसेंटेज बताया गया है उतने परसेंटेज में लेके 10-10 दिन के इंटरवल पर आप इसका अगर छिड़काव करते रहेंगे, 2 से 3 छिड़काव कर देंगे, तो आपको बैक्टीरियल कैंकर वाली जो डिजीज़ है इससे निजात मिल जाएगी। फिर अगला जो डिजीज़ है वो है रेड रस्ट ऑफ मैंगो, मैंगो का रेड रस्ट वाली डिजीज़। अब इसमें क्या होता है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसको देख लेते हैं। ये इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है सेप्टिबिलिवरस वेरिसेंस। सेप्टिबिलिवरस वेरिसेंस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, किसका, रेड रस्ट ऑफ मैंगो का। अब इसके जो सिम्टम होते हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। द डिजीज अटैक कॉजेज रिड्यूस इन फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। जब ये डिजीज लग जाता है तो इस डिजीज के लगने की वजह से फोटोसिंथेसिस जो होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पत्तियां करती हैं, अब पत्तियों में जब ये सिम्टम डेवलप हो जाएगा तो इस सिम्टम के डेवलप हो जाने की वजह से पत्तियां सही से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, और इसकी वजह से डिफोलिएशन होने लगता है लीफ में, देयर बाय रिड्यूसिंग द वर्टिलिटी ऑफ द होस्ट प्लांट। प्लांट जो होस्ट प्लांट है, मतलब जिस प्लांट पर ये डिजीज लगी हुई है, उसकी वर्टिलिटी धीरे धीरे घट जाती है, धीरे धीरे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो घट जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, प्रोडक्शन उसका सही से नहीं होता, यील्ड सही से नहीं होता है, और इकोनॉमिक लॉस हमको काफ़ी देखने को मिलता है। द डिजीज इज evident by the rust red spot mainly on leaf and sometime on petioles and bark of the young twigs। जो यंग ट्विंग्स होती है उसके बार्क पर, उसके पेटियोल्स पर, उसकी लीव्स पर एक रेड टाइप का स्पॉट देखने को मिलता है। रेड रस्ट जब लगा होता है तो इस टाइप का एक स्पॉट देखने को मिलता है, तो इसी को हम बोलते हैं रेड रस्ट ऑफ मैंगो। द स्पॉट आर ग्रीनिश ग्रे इन कलर। स्टार्टिंग में जब ये स्पॉट बनते हैं तो वो कैसे होते हैं, ये ग्रीनिश ग्रे कलर के होते हैं, वेलवेटी इन टेक्सचर, और इसका जो टेक्सचर होता है वो वेलवेटी टेक्सचर होता है, मतलब ऐसे मखमली टाइप का होता है। अब आप अगर इसको भी इसका रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे 720 पर या 180 पर देखेंगे, 1080 पिक्सल पर देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ये मखमल जैसे किसी ने बिछा रखा है। ये जो रेड कलर का ये जो रस्ट दिख रहा है ये लगता है ऐसे कि जैसे
किसी ने यहाँ पर मखमल बिछा रखा है खूब छोटा छोटा, तो ये मखमली कलर का होता है। जब इस पे आप ऐसे हाथ फेरेंगे तो आपके हाथ में इसका जो रस्ट है वो लग जाएगा, तो ये रेड रस्ट वाला सिम्टम होता है। तो स्टार्टिंग में ये किस कलर का होता है, स्टार्टिंग में ये स्पॉट जो होता है वो ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है और वेलवेटी टेक्सचर का होता है। फिर ये बाद में धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप का कलर इसका रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। द सर्कुलर एंड स्लाइटली एलिवेटेड स्पॉट समटाइम कोलिज टू फॉर्म लार्ज एंड इरेगुलर स्पॉट। फिर धीरे धीरे ये देखो आपस में देखो कोलिजन कर रहे हैं और धीरे धीरे कोलिजन कर देखो 1 2 3 4, ध्यान से देखो यहाँ 4 थे, खूब ध्यान से देखो। ये जो है स्टार्टिंग में जब ये लीजन बने थे तो सॉरी जब ये इनका जो स्पॉट बना था ये 4 था, लेकिन बाद में इनके कोलिजन हो गया और एक बड़ा सा स्पॉट बन गया। फिर ये धीरे धीरे जो स्पॉट होते हैं ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और इरेगुलर स्पॉट हो जाते हैं। फिर पहले स्टार्टिंग में तो ये जैसे सर्कुलर स्पॉट बनेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर ये इसी टाइप का इरेगुलर स्पॉट हो जाता है कोलिजन की वजह से। इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन, जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है रेड रस्ट ऑफ मैंगो का, द बार्क बिकम थिक, तब इसका जो बार्क होता है वो काफ़ी पतला हो जाता है। ट्विंग्स गेट इन लार्ज बट रिमेन स्टंटेड एंड द फोलियस फाइनली ड्राइड अप। जो इसकी ग्रोथ होती है ट्विंग्स की ये रुक जाती है, स्टंटेड हो जाती है और फोलियस फाइनली, इसका जो फोलियस पार्ट होता है यानी कि जो वेजिटेटिव पार्ट, पत्तियां, फूल, फल, इन्फ्लोरेसेंस, ये धीरे धीरे ड्राई अप हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं। तो ये हो गया सिम्टम रेड रस्ट का। अब इसका जो कंट्रोल मेजर है वो देख लेते हैं। इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। 2 to 3 स्प्रे ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 2 से 3 स्प्रे अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% का स्प्रे करेंगे 2 से 3 बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, तो आप इस डिजीज से आसानी से निजात पा सकते हैं। फिर अगली जो डिजीज़ है मैंगो की वो है सूटी मोल्ड। इस डिजीज़ में क्या होता है, सूटी मोल्ड डिजीज़ ऑफ मैंगो। इसका जो सिम्टम होता है, इसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको जान लेते हैं अब। मेलियोला मैंजीफेरी, मेलियोला मैंजीफेरी जो है ये एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है सूटी मोल्ड ऑफ मैंगो का। ये डिजीज़ जो होती है इसका सिम्टम क्या होता है ध्यान देख लेते हैं। द डिजीज इज कॉमन इन द ऑर्चर्ड where मिलीबग, स्केल इंसेक्ट एंड हॉपर आर नॉट कंट्रोल इफेक्टिवली। ये जो सूटी मोल्ड ऑफ मैंगो होता है ये अधिकतर उन्हीं जगह पर लगता है जहाँ पर मिलीबग, स्केल इंसेक्ट और हॉपर को सही से कंट्रोल नहीं किया गया रहता है। जहाँ पर ये सब इंसेक्ट मिलते हैं वहाँ पर ये सूटी मोल्ड भी लग जाता है। द डिजीज इन द फील्ड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सूटी मोल्ड ऑन द लीफ सरफेस। जब लीफ के सरफेस पर ब्लैक सूटी मोल्ड टाइप का, ब्लैक सूटी मोल्ड टाइप का, इस टाइप का ऐसे अपीयरेंस बनने लगेगा तो हमको जान लेना चाहिए कि इस प्लांट में, इस जगह पर सूटी मोल्ड का इन्फेक्शन हो गया है। जब यही सीवियर केस हो जाता है तो ट्री टर्न कम्प्लीटली ब्लैक, तो ये पूरा का पूरा एक ब्रांच, या बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो पूरा का पूरा ट्री ऐसे ब्लैक कलर के जो ये सूटी मोल्ड्स होते हैं ये पूरे प्लांट पर, इंटायर सरफेस पर प्रेजेंट हो जाते हैं। इंटायर सरफेस ऑफ ट्विंग्स एंड लीफ। द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्टेड डिपेंड ऑन द हनी ड्यू सिक्रेशन ऑन द अबव इंसेक्ट। ये जो ऊपर वाले इंसेक्ट हैं अगर ये हनी ड्यू ज़्यादा सिक्रेट करवाएंगे पौधे में तो ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, यानी कि इन्हीं इंसेक्ट से जो हनी ड्यू सिक्रेट होता है इन्हीं की वजह से ही, हनी ड्यू ऐसे कह सकते हैं, यानी कि इनका जो लार होता है या इनसे जो एक्सक्रीशन निकलता है, जो लिक्विड एक्सक्रीशन निकलता है वही इनके लिए खाद का काम करता है, उसी वजह से ये ज़्यादा होते हैं। तो जितना ही ज़्यादा होगा हनी ड्यू सिक्रेशन उतना ही ज़्यादा इनमें सूटी मोल्ड का, ब्लैक जो सूटी मोल्ड का जो इन्फेक्शन होगा लीफ पर वो देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा हो जाता है। हमारे बाग है आम का, तो हमारे बाग में 20-25 पेड़ हैं, तो उसमें एक पेड़ में ऐसा इन्फेक्शन हुआ था कि बिल्कुल ब्लैक कलर का, एक बार ऐसे बिल्कुल हो गया था कि बिल्कुल ब्लैक एक पौधा जो था
वो बिल्कुल ब्लैक कलर का पूरा पेड़ ही ब्लैक कलर का सूटी मोल्ड उसमें लग जाने की वजह से हो गया था। अब देखो क्या होता है, हनी ड्यू सिक्रेशन फ्रॉम इंसेक्ट स्टिक टू द लीफ सरफेस। जब हनी ड्यू जो निकलता है सिक्रेशन से इंसेक्ट के, वो लीफ के सरफेस पर चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, उसी पर चिपक जाता है। एंड प्रोवाइड नेसेसरी मीडियम फॉर फंगल ग्रोथ, और इसी की वजह से एक नेसेसरी फंगल ग्रोथ का मीडियम मिल जाता है फंगस को, और सूटी मोल्ड ये धीरे धीरे ग्रो कर जाता है। ऑल्दो द फंगस डिजीज नो डायरेक्ट डैमेज, इसमें जो फंगल डिजीज होती हैं कोई इसमें डायरेक्ट डैमेज तो नहीं करती हैं, ये डायरेक्ट डैमेज सूटी मोल्ड से तो नहीं होता है, लेकिन चूंकि इसकी पत्तियों पर ये सूटी मोल्ड चिपक गया है तो इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन अफेक्टेड होगा। अब इसका जो कंट्रोल मेजर है, कंट्रोल मेजर कैसे करेंगे, जो मिली बग है, स्केल्स वाले इंसेक्ट हैं, हॉपर जो हैं, इनको कंट्रोल करेंगे तो सूटी मोल्ड भी कंट्रोल हो जाएगा। प्रूनिंग ऑफ अफेक्टेड ब्रांचेस, जो अफेक्टेड ब्रांच है इनकी प्रूनिंग कर दो। एंड प्रमोट डिसरप्शन फॉलोड बाय स्प्रेइंग ऑफ बेटा सल्फ 0.2% या मेटासाइड 0.1% या गम अकेसिया 0.3%, इसका छिड़काव अगर हम कर देंगे तो इन सब का मिक्सचर करके बेटा सल्फ का, मेटाक्सिड का और गम अकेसिया, इन तीनों का मिक्सचर 0.2%, 0.1% और 0.3% का मिक्सचर बना के अगर हम इसका छिड़काव कर देंगे तो यह सूटी मोल्ड वाला जो सिम्टम है वो पौधे पर नहीं होगा, पौधा हमारा बच जाएगा। फिर अगला जो प्लांट है, अगली जो डिजीज है मैंगो में लगने वाली, वो है स्टेम एंड रॉट, जिसका पूरा नाम है डिप्लोडिया स्टेम एंड रॉट ऑफ मैंगो, डिप्लोडिया स्टेम एंड रॉट ऑफ मैंगो। अब इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है और इसका जो सिम्टम है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। लेसियोडिप्लोडिया थियोब्रोमोई, लेसियोडिप्लोडिया थियोब्रोमोई is the causal organism of Diplodia stem end rot of mango. The fungus enter through mechanically injuries areas. इसका जो फंगस होता है ये इंटर करता है प्लांट में, कहाँ से, जो मैकेनिकली इंजर्ड एरिया होता है। जैसे जब मैकेनिकली जब हम जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं या दवा छिड़क रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, या आंधी आ गई, किसी वजह से मैकेनिकली डैमेज हो गया स्किन, प्लांट की जो स्किन है वो कहीं थोड़ी सी डैमेज हो गई, तो वहीं से ये फंगस इंटर कर जाएगा प्लांट के अंदर। और ऑन द स्टेम और स्किन, कहीं भी स्किन में डैमेज आ गया, चाहे स्टेम में डैमेज आ गया, तो उसी डैमेज, मैकेनिकल डैमेज की वजह से फंगस प्लांट के अंदर चला जाएगा। द फंगस ग्रो फ्रॉम द पेडिकल, ये जो पेडिकल होता है मतलब जहाँ से आम का जो फल होता है मैंगो, जो प्लांट से अटैच रहता है, उसी को बोलते हैं पेडिकल, यानी कि टिप पोर्शन, इसी को हम बोलते हैं टिप। तो यहीं से, अरे यार जहाँ से आम को चूस के खाया जाता है, यहीं से तो चूस के खाते हो, वही वाला पोर्शन जो होता है उसी को बोलते हैं हम पेडिकल। यहीं पर एक सर्कुलर ब्लैक टाइप का लेसन बन जाएगा, ऐसे ब्लैक ब्लैक, और बाद में यही धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, राउंड पेडिकल ये बड़ा बड़ा सा हो जाएगा। यही पेडिकल देखो सिम्टम, ये धीरे धीरे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं स्टेम एंड रॉट। इसको जो कंट्रोल करने का जो तरीका है वो कैसा है, केयरफुल हैंडलिंग टू मिनिमाइज मैकेनिकल इंजरीज। केयरफुल अगर हैंडलिंग करेंगे हम, चाहे वो हार्वेस्टेड मैंगो हो और चाहे पेड़ पर लगा हुआ मैंगो हो, अगर उसकी हम केयरफुली हैंडलिंग करते हैं तो इसकी मैकेनिकल इंजरी को हम कम कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट डिप ऑफ फ्रूट्स, कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम के 0.1% के घोल में अगर हम फल को डिप कर देंगे, तोड़ने के बाद, पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद डिप करके अगर हम रखेंगे कार्बेंडाजिम में, हॉट वाटर वही 52 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट के लिए, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी जो मैंने सबसे स्टार्टिंग वाला जो डिजीज़ बताई थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो सबसे पहली डिजीज़ थी पाउडरी मिल्ड्यू, उसका जो कंट्रोल मेज़र हमने बताया था, बिल्कुल वही कंट्रोल मेज़र इसके लिए भी है। यानी कि अगर कार्बेंडाजिम को हम 15 मिनट के लिए बिल्कुल 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हॉट वाटर पर अगर इसको हम ट्रीट करेंगे तो आसानी से इस डिजीज़ से हम बच सकते हैं।
इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। अब जो अगली डिजीज़ है, वैसे ये डिजीज़ तो नहीं है, ये है एक डिसऑर्डर, लेकिन मैंने इसको इसी में इंक्लूड कर रखा है मैंगो का, क्योंकि ये है मेनली डिसऑर्डर है। मैंगो मालफॉर्मेशन जो है ये एक डिसऑर्डर है, लेकिन इसको मैंने इसी डिजीज़ में ही रख लिया है, तो कोई बात नहीं। तो मैंगो मालफॉर्मेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि मैंगो की एक डिजीज़ है, मैंगो का एक वो है। तो मैंगो मालफॉर्मेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन और एक जो दूसरा होता है वो फ्लोरल मालफॉर्मेशन होता है। तो जो वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन होता है ये ऐसा होता है वेजिटेटिव, और जो फ्लोरल वाला होता है वो इस तरीके से होता है। वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन का जो सिम्टम होता है वो इस तरीके से होता है, इट प्रोनाउंस इन यंग सीडलिंग, ये यंग सीडलिंग में स्टार्ट होता है, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वहाँ पर एक बहुत तेज़ी सी ग्रोथ होने लगेगा। मैंगो मालफॉर्मेशन की वजह से सेल डिवीजन बहुत तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, खूब छोटी छोटी पत्तियाँ बन रही हैं, इन पत्तियों को बड़ा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये खूब छोटी छोटी पत्तियाँ बन रही है, एकदम बिल्कुल बंच बन गया है, एक ऐसे गांठ बन गई है, बिल्कुल छोटा सा एक बंच बन गया, जिसमें बहुत ढेर सारी ब्रांचेज होंगी, बहुत ढेर सारे बड़े बड़े बड होंगे, लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ बर्ड्स होंगे। यूजुअली बहुत कम बर्ड होते हैं जहाँ पर पत्तियों का डेवलपमेंट होने होता है। लीफ का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा बर्ड की डिमांड नहीं होती है, लेकिन जब वेजिटेटिव मैंगो मालफॉर्मेशन होता है तो किसी एक सर्टन पोजीशन पर थोड़ी सी ही जगह में बहुत ढेर सारे, बहुत ज़्यादा बर्ड बन जाते हैं, बहुत ढेर सारा सेल डिवीज़न होने लगता है, जिसकी वजह से ये मैंगो मालफॉर्मेशन एक बंच बन जाता है। उसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव मैंगो मालफॉर्मेशन। अब ये क्या होता है, अफेक्टेड सीडलिंग डेवलप्ड वेजिटेटिव ग्रोथ व्हिच आर एबनॉर्मल ग्रोथ, स्वेलन एंड हैव वेरी शॉर्ट इंटरनोड, बहुत शॉर्ट इंटरनोड होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ढेर सारा सेल डिवीज़न होने लगता है, तो इसी वजह से थोड़े से ही जगह में बहुत ढेर सारे सेल डिवीज़न होगा, ढेर सारे नोड, इंटरनोड, ढेर सारी गांठ, खूब ढेर सारा बन जाएगा इसी में। तो ये वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन का सिम्टम है। उसके बाद जो दूसरा है वो है फ्लोरल मालफॉर्मेशन। द फ्लावर बड आर ट्रांसमिटेड इनटू वेजिटेटिव बड। इसमें जो होता है, इसका जो फ्लोरल जो बड होती है, जहाँ पर फूल लगने वाला होता है मैंगो में, जहाँ पर फ्लावर आता है बाद में वहाँ पर छोटे छोटे फल लगते हैं मैंगो के, वहाँ पर वेजिटेटिव बड बन जाते हैं। और ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लीव्स एंड स्टेम व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय appreciably reducing internode and given a presence of which grown the flower bud swollen open and remain dull green। तो इस टाइप का सिम्टम हो जाएगा यहाँ पर, कुछ तो ये वेजिटेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न यहाँ होने लगेगा, इंटरनोड भी यहाँ भी ढेर सारे हो जाएंगे। बिल्कुल लगभग यही वाला सिम्टम यहाँ भी होता है, बस डिफरेंस केवल इतना है कि ये जो होता है ये मैंगो का इन्फ्लोरोसेंस जिस पर फल लगने वाले होते हैं वहाँ पर ये सिम्टम हो जाता है, तो ये फ्लोरल वाला हो जाता है, और ये यहाँ पर नई नई पत्तियाँ निकलने वाली होती हैं, तो इस वजह से ये वेजिटेटिव वाला मालफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये दोनों टाइप का मालफॉर्मेशन आपको हमने समझा दिया। आई होप कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा। अब इसका जो कंट्रोल है उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। सबसे पहले डिजीज प्लांट शुड बी डिस्ट्रॉय। जो डिजीज प्लांट है इनको पकड़ो और डिस्ट्रॉय कर दो, तोड़ ताड़ के निकाल के वहाँ से। यूज़ ऑफ डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, जो ऐसे प्लांटिंग मटेरियल का यूज़ करो जिसमें ये डिजीज़ ना लगी हो, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल हो। इंसिडेंस रिड्यूस ऑफ स्प्रे 100 to 200 ppm नेफ्थलीन एस्टिक एसिड ड्यूरिंग अक्टूबर। अक्टूबर के समय पे नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का अगर हम 100 to 20 ppm का छिड़काव अगर कर देंगे, स्प्रे कर देंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैंगो मालफॉर्मेशन से हमको निजात मिल सकती है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो डिजीज़ प्लांट होते हैं उनको प्रून कर दो। बेसल 15 to 20 सेंटीमीटर, अपेरेंटली हेल्दी पोर्शन 20 से 25 सेंटीमीटर। जैसे मान लो यहाँ पर हुआ है, जैसे ऐसे समझो कि मान लो ये एक स्टेम है, यहाँ पर मैंगो मालफॉर्मेशन हुआ है, तो हम 15 से 20 सेंटीमीटर इतनी जगह छोड़कर यहाँ से हम इसको प्रून कर लेंगे, काट के निकाल लेंगे, जिससे ये हमारा जो हेल्दी प्लांट है, हेल्दी पोर्शन है वो बचा रहेगा, और अफेक्टेड पोर्शन को हम निकाल के उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिस इज़ फॉलोड बाय स्प्रेइंग
ऑफ कार्बेंडाजिम। ये जो है इसको करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कार्बेंडाजिम 0.1% या कैफ्टोफॉल 0.2% का स्प्रे भी करके हम इस मैंगो मॉल फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मैंगो से रिलेटेड जो भी कुछ डिजीज़ थी वो आपकी ख़त्म हुई। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा एफर्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके जो भी सुझाव होते हैं उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। सक्सेस विद स्मार्ट लर्निंग विद सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। धन्यवाद।